नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ उस क्लास में इन फ्यूचर से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी भी जो है वो चर्चा होती है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उस टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल से जो है वो स्टडी करते हैं, ताकि उस टॉपिक में हमारे पास में कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी दोस्तों पीटीएसडी। पीटीएसडी होता है हमारे पास में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक आपके लिए नया होगा क्योंकि बहुत सारी जगह जो है या बहुत सारे कोचिंग में जो है वो नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हम आपको सारी चीजें बुलेट सीरीज के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे, ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। कल को ये ना हो जाए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गए और वो तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारे कई बार टॉपिक ऐसे रह जाते हैं कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, जिससे सफर बेचारे बच्चों को करना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ आपके लिए ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा या जो भी टॉपिक आज तक नर्सिंग में बना हुआ है उसको हम जो है वो लेके चलेंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है, विदित है कि हमने 1 जनवरी 2025 से जो है वो इसकी शुरुआत की थी बुलेट सीरीज की। और आप लोगों के जिस तरीके से कमेंट आते हैं, खास तौर से जो है वो टेलीग्राम पूरा जो है वो भरा हुआ मिलता है कि सर फ्री में इतना कंटेंट दिया जा रहा है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई जो है वो बीच में ब्रेक डाउन नहीं है, कभी भी क्लास मिस नहीं होती है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आप ही के लिए है। अगर हमारी मेहनत जो है वो आपके काम आती है तो इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम अपने वादे के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से हमने शुरू की थी और पूरे साल जो है वो चलाएंगे, बिना रुके, बिना किसी एक भी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपके सामने इतना कंटेंट जो है वो लेके आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज के हमारे पास में क्लास रहेगी 246 नंबर की, दैट इज कॉल्ड पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जो है वो हमारे पास में किस तरीके के क्वेश्चन निकल के आते हैं उसको हम लेंगे। देन उसके बाद 1 बाय 1 करके जो है वो इसको फिनिश करेंगे। थोड़ा सा जो है मैं इसके बारे में वैसे बताता हूं ताकि आपको ये टॉपिक समझने में जो है वो आसानी रहे। देखो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई इंजरी वगैरह हुई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कभी कोई लड़ाई में कोई गन शूट हुआ है, ठीक है, और किसी क्लाइंट को वो गन लग गई है। अब उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए, फिर धीरे धीरे वो रिकवर तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब भी अगर कोई छोटी मोटी आवाज आती है या अगर वो थोड़ा बहुत ब्लड कहीं पे देख लेता है तो उसको वो दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक कोई लेडीज है, ठीक है, उसने फर्स्ट टाइम पे जो है वो बच्चे को डिलीवरी दिया, प्राइमरी ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम पे जो है उसने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे सपने सजा के डिलीवरी जो है वो दिया, और बच्चा डिलीवरी के टाइम पे जो है वो एक्सपायर कर गया या मर गया। ठीक है ना, किसी भी कारणवश, हम अभी रीजन नहीं जानना चाह रहे, हम कंडीशन देख रहे हैं कि किसी भी कारणवश जो है वो हमारे पास में बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया। अब उस स्ट्रेस से वो लेडीज बहुत मुश्किल से निकल पाएगी, इवन मैं कहता हूँ निकल ही नहीं पाएगी। जब भी वो कहीं किसी छोटे बच्चे को देखेगी या जब भी जो है वो उसको डिलीवरी की बातें होगी उसके रिश्तेदार में कि देखो उसको बच्चा हो गया है या उसको बच्चा हो गया, तो उसको वो सारी चीजें जो है वो रिकॉल हो जाएगी और वो खुद जो है वो डिस्ट्रेस में चली जाएगी। ठीक है, जब तक कि वो दोबारा बच्चा सही सलामत कंसीव ना कर ले तब तक वो डर उसके मन में बैठा रहेगा। ठीक है, और हो सकता है कई बार तो कंडीशन इतनी रोज आ जाती है कि वो कंसीव ही नहीं कर पाते, उसको वो चीज जहन में बैठ जाती है। ठीक है, कहीं लड़ाई हुआ, लड़ाई के टाइम पे किसी पर्सन का जो है वो हाथ कट गया, हाथ कट के अलग हो गया, देन वो चीज उसको दिमाग से कहीं नहीं निकल पाएगी। तो ये सारी चीजें जो होती है वो दिमाग में फिक्स हो जाती है और उसकी वजह से पूरी लाइफ जो है वो चेंजेज हो जाती है। उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नाम से पता चल रहा है, पोस्ट पोस्ट मतलब पहले हो चुका, ट्रॉमेटिक मतलब कोई ना कोई ट्रॉमा,
ठीक है, ट्रोमा या कोई घटना हुई है, स्ट्रेस हो जाएगा और डिसऑर्डर है, ये होगा पीटीएसडी। तो मैं बार बार जो है वो इसकी फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे तो इसकी फुल फॉर्म से लेके इसके क्लिनिकल फीचर से लेके किस तरीके से आप मैनेज करोगे, हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बहुत सारी जगह तो पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको बहुत डिटेल से और बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। फुल फॉर्म ध्यान रखना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और मैं बार बार जो है वो शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा पीटीएसडी, ठीक है, कि पीटीएसडी में ये होता है, पीटीएसडी में जो है वो ये होता है। तो चलते हैं आगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन, कि ये जो हमारे पास में पीटीएसडी जो है वो क्या है। तो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिए थे उसको आप जहन में बैठा लो और उसको डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में डालो और उसको फील करो, ठीक है ना, सारी चीजें उसी से रिलेटेड आएगी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसको जहन में डालो कि पहले कभी ना कभी ऐसा जो है वो डिजास्टर हुआ है जिसकी वजह से वो सारी चीजें जो है उसके मेंटल में फिक्स हो गई है, और जब भी उससे रिलेटेड कोई भी चीज आएगी देन वो सामने आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, PTSD इज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट डेवलप्ड आफ्टर experiencing and witnessing a traumatic or life-threatening event such as war, natural disaster, serious accident, फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट और वायलेंस। वही चीज में है, ठीक है, जो चीज मैंने आपको एग्जांपल से बताई है उसी को डेफिनेशन के रूप में दे दिया है। क्या दिया है कि पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। मेंटल हेल्थ कंडीशन आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं जो है वो दिमाग से रिलेटेड जो है वो हमारे पास में चीज है जो कि डेवलप होती है, डेवलप्ड आफ्टर, कब होती है, एक्सपीरियंसिंग, मतलब या तो क्लाइंट खुद एक्सपीरियंस करे या उसका जो है वो गवाह है, विटनेस, ठीक है, या तो वो खुद एक्सपीरियंस करे, जैसे उस वार में या उस चीज में खुद इन्वॉल्व हो या वो चीज उसने देखी है, ठीक है। यानी कि पीटीएसडी जो है वो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। कहते ना कि इसके दिमाग में तो वो चीज घर गई है, ठीक है, बहुत बार सुना होगा कि ये चीज दिमाग में घर गई है। गन शूट का होता है तो छोटा सा कहीं आवाज होती है तो वो डर जाता है क्लाइंट, ठीक है। तो ये जो पीटीएसडी है वो हमारे पास में मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि डेवलप होती है कब, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग, या तो खुद एक्सपीरियंस करे या उसका गवाह रहे, किसका, ए ट्रोमेटिक और लाइफ थ्रेडिंग इवेंट, कोई भी ट्रोमा या कोई लाइफ थ्रेडिंग इवेंट, ठीक है, जैसे कि कोई वार हो जाए, लड़ाई झगड़ा, कोई नेचुरल डिजास्टर जाए, हम घर के अंदर ही हैं वहीं पे घर पूरा का पूरा जो है वो ढह जाए, ऐसी वाली कंडीशन, या कोई सीरियस एक्सीडेंट जो मैंने आपको बताया था, या फिजिकल या सेक्सुअल असोल्ट या कोई वायलेंस हो, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जो कि लाइफ थ्रेडिंग हो, बहुत ज्यादा जो है वो उसके दिमाग में घर कर गई हो, तो उस कंडीशन से वो परमानेंटली जो फिक्स हो जाता है उसको करते हैं हम दोस्तों पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्लियर है। एंड इट इज कैरेक्टराइज बाय, इसको हम कैसे जो है वो डिफाइन करेंगे, इट इज कैरेक्टराइज बाय प्री प्रिसिस्टिंग एक्सपीरियंसिंग अवॉइडेंस नेगेटिव चेंजेस इन द मूड और थिंकिंग और हाइपर अराउजल सिम्टम्स लास्टिंग मोर देन 1 month causing significant impairment in डेली लाइफ। यानी कि इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे कि ये जो भी चीजें हुई जिससे फिर माइंड में वही चीज, माइंड में डर बैठ गया, उसकी थिंकिंग चेंज होगी, उसको वो बार बार अटैक आएंगे, और ये अटैक कम से कम जो है वो 1 महीने से ज्यादा आएंगे। देखो 1 महीने से कम आएंगे तो हम उसको एक्यूट बोलेंगे, ठीक है, एक्यूट ट्रॉमेटिक इंजुरी हम कह सकते हैं। जैसे आज हमने एक्सीडेंट केस देख लिया, ठीक है, तो हम उस दिन खाना नहीं खा पाएंगे या दिमाग में वही एक्सीडेंट घूमेगा, लेकिन 1-2 दिन बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर वो चीज हमारे पास में परमानेंट दिमाग में बैठ गई है और वो सारी चीजें जो है वो हमारे पास में 1 महीने से भी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई है, हमारा मूड चेंज हो गया, हमारी थिंकिंग चेंज हो गई है और हमें अराउजल सिम्टम्स आते हैं 1 महीने से ज्यादा, तो हम कंडीशन कह सकते हैं कि हम जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। क्लियर है। आई थिंक पूरी डेफिनेशन और आपको पूरा सिनेरियो मैंने बता दिया। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि अगर यहीं से गड़बड़ हो जाएगी तो फिर आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कोई डिजीज इस तरीके से नहीं है कि अगर वो चीज नहीं समझ में आई तो आगे समझ लोगे, नहीं, पहले यहीं से समझोगे फिर उसके बाद में वो चीजें आएगी। अब देखो इसको स्टोरी के रूप में पढ़ते हैं ताकि सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए।
क्योंकि स्टोरी के रूप में पढ़ते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा याद होती है। जैसे मैं काफ़ी लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूँ, जैसे डीवी कीर्ति सर हैं या बड़े बड़े जो है वो टीचर्स हैं, उन्होंने ये कहा था कि आजकल कंटेंट की कोई कमी नहीं है, सबके पास में मोबाइल है, सबके पास में 5G है, टैबलेट है, और ऐसे ऐसे जो है वो हमारे पास में आजकल ऐप आ गए, चैट जीपीटी जैसा आ गया है, देन उसके बाद गूगल आ गया है, देन यूट्यूब है, हर जगह मैटर मिल जाएगा, मैटर की कोई कमी नहीं है। तो टीचर का काम ये नहीं रहता है कि हम मैटर ला के दें, टीचर का काम रहता है कि उस मैटर को किस तरीके से इंप्लीमेंट करें ताकि स्टोरी के रूप में पढ़ाएं और उस चीज को परमानेंटली फिक्स कर दें। तो मैं वही कोशिश करता हूं कि आपको वो चीज जो है वो परमानेंटली फिक्स हो, क्योंकि अब जब आप कंपिटेटिव एग्जाम में बैठोगे तो वो कंपिटेटिव एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सब्जेक्टिव टाइप नहीं है कि आपको एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी डेफिनेशन लिखनी है, नहीं, कुछ नहीं लिखना है, आपको वो चीज मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से जैसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे मान लो कहीं कोई पर्सन जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है और कोई सीवियर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उसने अपना फैमिली मेंबर जो है वो खो दिया है, ठीक है, कोई खास जो है वो फैमिली मेंबर, हालांकि फैमिली मेंबर तो सारे खास ही होते हैं, वो फैमिली मेंबर खो दिया है। अब उसके कारण जब भी वो रोड पे निकलता है पर्सन या वो कैंडिडेट, तो जब भी वो गाड़ियां दिखाई देती है या उसके मन में अजीब सा डर है कि अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, वो किसी गाड़ी में बैठेगा तो उसके अंदर अजीब सा जो है वो डर बैठ जाएगा। कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई डिजास्टर हो, घर उसके आंखों के सामने बह गया हो या घर में आग लग गई हो या कोई भी जो है वो सेक्सुअल असोल्ट हुआ हो, ठीक है ना, तो उसके बाद में उसके मन में अजीब सा डर बैठता है। सेक्सुअल असोल्ट बहुत होते हैं, ठीक है ना, और फीमेल्स बिल्कुल बहुत ज्यादा डर जाती है, फिर उसके मन में वो डर जो है परमानेंट बैठ जाता है, वो फिर घर से ही भी बाहर नहीं निकलती है, न वो कॉलेज जाती है, न वो अपनी ड्यूटी जाती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके कारण जो है वो हमारे पास में सेक्सुअल असोल्ट या किसी भी तरीके से जो है वो हमारे पास में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हुआ और उसकी वजह से वो फिक्स हो गया मेमोरी में, ठीक है, और उससे सारी चीजें जो चेंज हो गई है, उसकी सारी एक्टिविटी चेंज हो गई है, बार बार उसके वही अराउजल सिम्टम्स आते हैं, और वो अगर 1 महीने से ज्यादा रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। क्लियर हो गया, ये है हमारे पास में पीटीएसडी की जो है वो डेफिनेशन। अब आ जाता है हमारे पास में ईटियोलॉजी क्या है, कोजेज क्या है। तो दोस्तों ईटियोलॉजी ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस कर ली है, ठीक है, ऑलरेडी हमने एटियोलॉजी जो है वो डिस्कस कर लिया, बार बार बताया, बाकी हम पढ़ लेते हैं। पहला आ गया जैसे ट्रोमेटिक इवेंट, ट्रोमेटिक इवेंट जैसे कॉम्बैक्ट एक्सपोजर, नेचुरल डिजास्टर, कोई भी एक्सीडेंट, टेररिस्ट अटैक, सेक्सुअल और फिजिकल अटैक, कोई भी ट्रोमेटिक जो है वो इवेंट्स हो जाए जिसकी वजह से वो सारी चीजें जो है वो गड़बड़ हो जाए, उसको हम कहते हैं ये भी हो सकता है। सेकेंड हो जाए चाइल्डहुड ट्रोमा, बचपन में जो है वो कुछ चीजें ऐसी हो जाए जैसे उसको किसी ने बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया हो या किसी ने उसको बहुत नीचा दिखाया हो, ठीक है, एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज की या कहीं पे उसको बहुत नीचा दिखाया, तो उसको वो चीज फाइनली फिक्स हो जाती है। जैसे स्कूल में बच्चों को अगर मान लो नीचा दिखाया जाए या कुछ भी गलत करे तो उसको स्कूल से डर लग जाएगा, फिर वो कभी स्कूल ही नहीं जा पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेडिकल ट्रोमा, जैसे कोई क्लाइंट आईसीयू में स्टे करे, जैसे अभी कोरोना में बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, इधर बगल वाला मर गया, इधर बगल वाला मर गया, तो बिल्कुल डर जाता है, आईसीयू के नाम से ही डर जाता है, ठीक है, इवन वो टू टू वाली साउंड उसके दिमाग से ही नहीं निकल पाती है, ठीक है। तो आईसीयू स्टे हो जाए, सीवियर इलनेस हो जाए, या कोई भी जो है वो सर्जरी हो, मेजर सर्जरी जिसमें वो बाल बाल बचा हो या उसका कोई अपना जो है वो खो दिया हो, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है विटनेसिंग, विटनेसिंग मतलब खुद नहीं देखे, ठीक है, खुद के साथ नहीं हो लेकिन अगर देखा हो, सीइंग अदर इंजरी और किल्ड, सामने से किसी को मारते हुए देख ले, ठीक है, या किसी को पीटते हुए देख ले, या कोई सामने सीवियर एक्सीडेंट हो जाए जिससे किसी की गर्दन अलग, किसी की बॉडी अलग, तो इस तरीके का हो जाए, तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से पीटीएसडी हो सकता है। और वो सारी साइकोलॉजी अगर हमारे पास में 1 महीने से ज्यादा तक रहती है तब हम उसको कहते हैं पीटीएसडी, ठीक है। तो ट्रोमेटिक इवेंट हो सकता है, कोई भी ट्रोमा वगैरह हो जाए, कोई भी नेचुरल एक्सीडेंट, डिजास्टर, टेररिस्ट अटैक, ये सारी चीजें। चाइल्डहुड ट्रोमा हो जाए, बचपन में कोई ऐसी चीज हो जाए। मेडिकल ट्रोमा हो जाए, आईसीयू स्टे, सीवियर इलनेस, सर्जरी वगैरह हो जाए, या फिर विटनेसिंग ट्रॉमा हो जाए, खुद के साथ नहीं हो लेकिन अगर सामने से देख ले तो ये हमारे पास में पीटीएसडी को जो है वो कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर इन द सेंस कि डायरेक्टली जो ये है वो पीटीएसडी को कोज नहीं करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो उस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे
प्री एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस। अगर मान लो कोई पर्सन पहले से किसी एंजाइटी से या डिप्रेशन से सफर कर रहा है और उसके सामने ऐसा इवेंट हो जाए तो डबल अटैक हो जाएगा। हालांकि डिप्रेशन से किसी को पीटीएसडी नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को ऑलरेडी एंजाइटी है, वो कहते हैं ना एक तो नीम ऊपर से करेला, ऐसा कुछ कहावत है। तो वही चीज है कि ऑलरेडी जो है वो सफर कर रहा है मेंटल इलनेस से, कोई सीवियर एंजाइटी से या कोई सीवियर डिप्रेशन से सफर कर रहा है, उसके बावजूद ये चीज और हो जाए तो ये हो सकता है। नेक्स्ट होता है लेक ऑफ सोशल सपोर्ट। जो पर्सन समाज में कम बैठता है, दोस्तों में कम बैठता है, खेलना कूदना कम करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि वो ऐसी ट्रोमेटिक कंडीशन आ जाएगी तो जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा। जो समाज में बैठता है, हंसते खुलते रहता है, बिल्कुल खुल के रहता है, अपना दिल खोल के रखता है, वो जल्दी से ऐसी चीजों से निकल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आपके साथ नहीं हो तो बिल्कुल खुल के जो है वो रहा करो। नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। अगर फैमिली में किसी को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है, तो फिर वो चीज उसको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रॉमा। जैसे मान के चलो कोई क्लाइंट आया, ठीक है, या जैसे मान लो फैमिली मेंबर में हुआ, कोई आदमी तुरंत मर जाता है तो उसका कम होता है, कोई आदमी तड़प तड़प के मरता है तो वो दिमाग में ज्यादा स्टक कर जाती है, ठीक है। तो ये हो गया सीवियरिटी और ड्यूरेशन ऑफ ट्रॉमा। नेक्स्ट आता है फीमेल जेंडर। देखो ये चीज फीमेल में ज्यादा होती है, ठीक है, ये हायर प्रिविलेंस है, फीमेल में सबसे ज्यादा होती है। फीमेल में अगर ऐसी कोई चीज होती है, कोई भी ट्रॉमा हुआ, कोई भी एक्सीडेंट हुआ, आदमी तो क्या हैबिचुअल हो जाता है, लेकिन फीमेल अगर ऐसी चीजें देखती है तो उसमें पीटीएसडी की कंडीशन जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन विथ हाई ट्रॉमा एक्सपोजर, ठीक है, जैसे सोल्जर्स, पुलिस, हेल्थ केयर वर्कर, ऐसी चीजों में ज्यादा देखने को मिलता है। कहते हैं ना कि तैराक ही डूबता है, जो आदमी पानी के पास जाएगा ही नहीं वो तो कैसे डूबेगा। तो भाई जो तैराक है उसी की संभावना ज्यादा है डूबने की, हालांकि वो तैरना जानता है। तो जैसे सोल्जर हुए, वहां पे वार वगैरह, ट्रॉमा वगैरह, इंजरी वगैरह ज्यादा होती है। पुलिस वाले बेचारे रात दिन जो है वो लगे रहते हैं, कोई भी एक्सीडेंट हुआ पुलिस वाले आ जाते हैं, शादी ब्याह हो या कोई भी इवेंट हो, रैली हो, बेचारे पुलिस वाले। हेल्थ केयर वर्कर्स अपन लोग हैं, ठीक है, कैजुअलिटी या आईसीयू में रोज लगातार ड्यूटी करते रहते हैं, तो ऐसे केस जो है वो आते रहते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ रिस्क फैक्टर थे जो डायरेक्टली पीटीएसडी को नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो पीटीएसडी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। किसी को भी कोई मेंटल इलनेस हो या कोई सोशल सपोर्ट की लेक हो या कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो या कोई फैमिली में ट्रॉमा वगैरह या सीवियरिटी लंबे समय तक हो, फीमेल पर्सन हो, ऑक्यूपेशन में ऐसा हो जिसकी वजह से ये सारी चीज देखने को मिली, तो वहां पे हमें जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन अगर अच्छी तरीके से है तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी, कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों, ऐसा क्या होता है हमारे दिमाग में जिसके अंदर ये सारी चीजें होती है। तो बेसिकली दोस्तों ये हमारे पास में 3 जगह वर्क करता है। 3 जगह कहां पे? एक होता है हमारे पास में एमाइडला एक्टिविटी, सेकंड होता है हाइपोथैलेमस वाला, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। अब ये क्या काम करता है? तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूरोलॉजिकली चेंजेज आते हैं। अब न्यूरोलॉजिकली चेंजेज जो है वो हमारे पास में किस तरीके से और क्या क्या आएंगे? सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज एमाइगडाला एक्टिविटी, यानी कि फियर रिस्पॉन्स। जैसे हमारे पास में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है, हाइपोथैलेमस होता है, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर होता है, मेंडुला ओब्लांगेटा होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, मेंडुला ओब्लांगेटा होता है। उसी तरीके से हमारे पास में फियर की रिस्पॉन्स के लिए एक जगह प्रेजेंट होती है, जस्ट हमारे पास में थैलेमस के पास में प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं एमाइडाला। ठीक है, देखो ये रहा, ये होता है एमाइडाला फंक्शन। यहां पे क्या हुआ कि ये हमारे पास में एमाइडाला एक छोटा सा पार्ट होता है, बादाम किससे भी बिल्कुल बारीक सा जो है वो छोटा सा पार्ट होता है, हमारे पास में थैलेमस के जस्ट पास में होता है। तो देखो जैसे कोई एक्टिविटी, जैसे किसी को मकड़ी से डर लगता है, ठीक है, किसी को मकड़ी से बहुत ज्यादा डर लगता है, उसने आंखों से देखा और सीधा विजुअल एक्टिविटी में गया। विजुअल एक्टिविटी के बाद में जो है विजुअल कॉर्टेक्स में वहां पे जो है वो हमारे पास में उस चीज को इंटरप्रेट करता है। तो ये तो नॉर्मल लाइफ चलती है कि विजुअल एक्टिविटी देखा, ये सारी चीजें इंटरप्रेट हुआ, लेकिन हमारे पास में जिस चीज से हमें बहुत ज्यादा लगता है वो फिर सीधा सीधा एक्टिवेटेड किसको करता है दोस्तों? एमाइगडाला, ठीक है, थैलेमस के पास में होता है, और उसकी वजह से हमारे पास में वो चीज परमानेंटली फिक्स हो जाती है। अब उसको बार बार वो मकड़ी ही दिखाई देती है, ठीक है।
और फिर उसी हिसाब से वो पूरे सिस्टम में जो है वो सर्कुलेट होती है और उसी हिसाब से हमारे पास में फिर बॉडी का रिएक्शन होता है। तो ये हो गया हमारे पास में एमिग्डाला फंक्शन। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हमने कोई फियरफुल चीज देखी, ट्रॉमा वाली चीज देखी, तो एमिग्डाला एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज एमिग्डाला एक्टिविटी यानी कि फियर रिस्पॉन्स वो हो गया। देन उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ हमारे पास में हाइपोकैम्पल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि उसकी वजह से इंपेयर्ड मेमोरी हो जाएगी एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट वो बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है, उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, यानी कि एमिग्डाला एक्टिविटी एंड हाइपोकैम्पल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होती है, एमिग्डाला एक्टिविटी इंक्रीज होती है। उसकी वजह से क्या होता है, डिसरेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस। ठीक है, उसका जो है वो चेंजेस हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि फिर हमारे पास में एबनॉर्मल कोर्टिसोल लेवल। ठीक है, और ये कोर्टिसोल लेवल जो है वो कहां पे अटैक करता है, ये कोर्टिसोल लेवल हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड पे जाके जो है वो अटैक करता है। ठीक है, अब ये हमारे पास में कोर्टिसोल लेवल जो है वो अल्टर्ड हो गया। ये अल्टर्ड होने के बाद सीधा सीधा जो है वो किसको अफेक्ट डालता है दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड को। और एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट डालने के कारण आपको पता ही है दोस्तों कि हमारे पास में ये कोई ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, और ये इसका बीच वाला पार्ट है। तो इसका बाहर वाला पार्ट है वो होता है हमारे पास में कोर्टेक्स और अंदर वाला पार्ट होता है दोस्तों मेंडुला। कोर्टेक्स से जो है वो हमारे पास में 3 प्रकार के जो है वो हार्मोन्स निकलते हैं। जोना ग्लोमेरुलस से अलग निकलता है, जोना फेसिकुलेटा से अलग निकलता है, जोना रेटिकुलस से अलग निकलता है। ठीक है, और मेंडुला से जो हमारे पास में जो है वो दोस्तों अलग हार्मोन निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, या एड्रिनल और नॉर एड्रिनल, ये 2 हार्मोन निकलते हैं। और डिटेल से देखना है तो दोस्तों मैंने 93 नंबर की शायद क्लास ली थी, तो उसमें मैंने पूरी एड्रिनल ग्लैंड बताया था, पूरे हार्मोन्स के बारे में जो है वो डिटेल से बताया था। हमें यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है कि कोई भी ऐसा ट्रॉमा हुआ, ठीक है, ऐसा कोई ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से हमारे पास में सबसे पहले जो हमारे पास में एमिग्डाला एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है और जो हाइपोकैम्पल वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। उसकी वजह से हमारे पास में क्या होता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस है उसका डीरेगुलेशन होता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल कोर्टिसोल लेवल जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस होता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस में क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, इंक्रीज नॉर एपिनेफ्रिन जिसकी वजह से हाइपर अराउजल सिम्टम्स आते हैं एंड डिक्रीज सेरोटोनिन जिससे मूड डिस्टर्बेंस होता है, या हम कह सकते हैं क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जाता है। तो ये 2 चीजें हैं, दोनों को याद रखना, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं कि हमारे पास में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है। तो दोस्तों पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में इंक्रीज तो नॉर एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है, एंड डिक्रीज सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन हमारे मूड को जो है वो स्टेबल करता है, अगर हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में तो भी उसको सेरोटोनिन करता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है तो भी सेरोटोनिन करता है। अब सेरोटोनिन जो है वो हमारे पास में डिक्रीज है तो उसकी वजह से मूड डिस्टर्ब होगा। तो ये 2 चीजें होती है, याद रह जाएगा, एमिग्डाला एक्टिविटी इंक्रीज होती है, हाइपोथैलेमल वॉल्यूम डिक्रीज होता है जिसकी वजह से हमारे पास में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है वो डीरेगुलेशन होता है जिसकी वजह से एबनॉर्मल कोर्टिसोल लेवल होता है, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस होता है जिसमें हमारे पास में इंक्रीज नॉर एपिनेफ्रिन होता है एंड डिक्रीज सेरोटोनिन होता है। मैंने आपको बता दिया 2 क्वेश्चन अभी तक निकल के आए, कौन कौन सा, एक तो पीटीएसडी का जो है वो हमारे पास में डेफ फुल फॉर्म, दूसरा निकल के आया हमारे पास में किसकी वजह से होता है, तीसरा मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो दोस्तों इंक्रीज नॉर एपिनेफ्रिन एंड डिक्रीज सेरोटोनिन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। अब ये देखने के कारण फिर हमारे पास में बॉडी में क्या क्या चीजें का चेंजेस आता है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू DSM-5 के बारे में मैंने बहुत बार जो है वो आपको डिस्कस कर चुके हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, ये 5, इसके अनुसार हमारे पास में सिम्टम्स जो है उसको 4 क्लस्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहला आता है हमारे पास में इंट्रूशन, जिसको हम बोलते हैं री एक्सपीरियंसिंग, यानी कि वो चीज उसको बार बार याद आती है, ऐसा इवेंट उसके आंखों के सामने, ऐसी इमेज बार बार आती है। ठीक है, तो पहली तो चीज आएगा इसमें हमारे पास में इंट्रूशन होगा, सेकंड हमारे पास में अवॉइडेंस होगा, थर्ड हमारे पास में नेगेटिव अल्टरेशन इन मूड एंड कंजेशन होगा, और फोर्थ हमारे पास में हाइपर अराउजल जो है वो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के, इसको 4 क्लस्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। और ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारे पास में पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, उसके साइन सिम्टम्स को कितने एरिया में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों इसके टोटल 4 एरिया में डिवाइड किया गया। तो पहला हम ले लेते हैं दोस्तों इंट्रूशन, या इसको बोलते हैं री एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, री एक्सपीरियंसिंग में जैसे क्या होता है, फ्लैशबैक, वो चीजें बार बार उसके आंखों के सामने आती है और आती है। जो आप एक्सीडेंट, सीवियर एक्सीडेंट देख लो तो आप घर पे भी आ जाओगे, सडनली आपके आंखों के सामने वो चीज जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट आता है नाइट मिरर्स, सपने में भी आप आराम से सो रहे हो, सडनली आप उठ के बैठ जाते हो, वही चीज आपके दिमाग में जो है वो घूम जाती है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रेसिंग मेमोरी ऑफ ट्रोमा। ठीक है, जिस ट्रोमा की वजह से हमारी मेमोरी जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। एंड इमोशनल एंड फिजिकल रिएक्शन ऑफ रिमाइंडर्स। ठीक है, यानी कि जो जो चीजें बार बार आ रही है उसकी वजह से इमोशनल और फिजिकल रिएक्शन जो है वो हमारे पास में निकल के आते हैं। फिजिकल में फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, इमोशनल में हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो सारी चीजें। तो पहला आ गया हमारे पास में इंट्रूजन, जिसको हम बोलते हैं री एक्सपीरियंसिंग। नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस। हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं कि हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो चीज होगी उसको हम अवॉइड करते हैं, किसी से शेयर करते हैं कि यार ऐसा ऐसा हो गया, ताकि हम उस चीज को अवॉइड कर सकें। यानी कि अवॉइडिंग थॉट्स, फीलिंग, कन्वर्सेशन, प्लेस, पीपुल रिलेटेड टू ट्रोमा। जो भी उस चीज से, उस ट्रोमा से रिलेटेड लोग हैं, या वो कोई प्लेस है, जैसे मान लो हम कहीं ऑफिस जा रहे हैं, जहां पे एक्सीडेंट हुआ, हम चाहते हैं कि उस रोड से ना जाएं ताकि वो दोबारा हमारे पास में सामने वापस ना आए, तो हम रास्ता चेंज कर देते हैं, अपने फीलिंग्स को दूसरों के साथ में कहते हैं, जो भी थॉट्स थे उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंड क्लस्टर आ गया हमारे पास में अवॉइडेंस। क्लियर है, ये आ गया सेकेंड क्लस्टर। थर्ड क्लस्टर आ जाता है हमारे पास में नेगेटिव अल्टरेशन इन मूड एंड कंजेशन। देखो, जो भी चीज होगी तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में सारी चीजों को नेगेटिव आते हैं। जैसे कई बार एक्सीडेंट हम देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में ये कोई पर्सन देख लेता है तो उसके थॉट नहीं है, अरे कुछ नहीं रखा लाइफ में, जितना जीना है ना उतना जी लो, देख लो वो आज देखा था भाई, लाइफ का कोई पता नहीं रहता, ऐसी ऐसी फिलोसॉफी आती है। ठीक है, तो उसके सारे के सारे थॉट और मूड और जो कंजेशन है वो सारे चेंज हो जाते हैं। यानी कि बार बार वो क्या कहेगा, परसिस्टेंट नेगेटिव बिलीफ कहेगा, आई एम अनरीड, या वर्ल्ड इज अनसेफ, दुनिया जो है वो सेफ नहीं है, कुछ भी नहीं रखा है, जो कुछ जीना है अच्छे तरीके से जी लो भाई, अच्छे कर्म क्या करो, ये सब चीजें। गिल्टी, सेम, ब्लेम, वो सारी चीजें आ जाती है। ठीक है ना, यार किसी को अननेसेसरी परेशान मत करो, क्या पता भगवान ने क्या लिखा है, ये सारी चीजें। इमोशनल नमनेस एंड डिटैचमेंट, ठीक है, वो सारी चीजें होगी। देन एनहोर्डनिया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा गया है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एनहेर्डनिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पुअर मेमोरी अबाउट द ट्रोमा, हम चाहते हैं उसको कैसे जैसे करके भी जो है वो भूले, ये हमारे पास में हो गया थर्ड क्लस्टर। नेक्स्ट आ जाता है हाइपर अराउजल, यानी कि हमारे पास में इंक्रीज रिएक्टिविटी, उससे रिलेटेड हमारे पास में जो है वो एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होता है, उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, एंगर आउटब्रस्ट, ठीक है, गुस्सा भी जो है वो निकलेगा। हाइपर विजिलेंस, ठीक है, यानी कि अवॉइड ऑन गार्ड, एंड स्लिप डिस्टर्बेंस होगा, बिल्कुल ढंग से नींद नहीं आएगी। देन एक्सग्रेटेड स्टेलाइज रिस्पॉन्स होगा, एंड डिफिकल्टी कॉन्ट्रैक्टिंग, कंसंट्रेटिंग। ठीक है, किसी भी चीज को अगर ध्यान लगाओगे तो कंसंट्रेशन जो है वो उतनी नहीं बन पाएगी। ठीक है, माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वही चीज बार बार जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और ड्यूरेशन की बात बताई थी, तो दोस्तों ये सिम्टम्स कब रहते हैं, मोर देन 1 मंथ में रहेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो पीटीएसडी के जो सिम्टम्स हैं वो मोर देन 1 मंथ रहते हैं। अगर 1 महीने से कम रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। ध्यान रखना, अच्छे तरीके से याद रख लेना कि जो हमारे पास में पीटीएसडी के जो रहते हैं सिम्टम्स वो 1 महीने से भी ज्यादा तक रहते हैं। और अगर कोई चीज हुई है, जैसा ऐसा कोई ट्रॉमा या कोई इंजरी हुई है, वो अगर हमारे पास में 1 महीने से कम का रहता है, इसको हम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर 2-4-5 दिन रहता है और उसके बाद हम नॉर्मल जो है वो हो जाते हैं। लेकिन 1 महीने से ज्यादा रहेगा तो फिर हम सफर करने लग जाएंगे पीटीएसडी से।
क्लियर है? ध्यान रखना दोनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे दोनों को इंपॉर्टेंट जो है वो लिख देता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ पीटीएसडी। ठीक है, पीटीएसडी के जो है वो कौन कौन से टाइप हैं उसको हम ले लेते हैं। ये सारे के सारे टाइप जो है वो ड्यूरेशन के आधार पे। अब आपको एक चीज तो पता चल गई है कि पीटीएसडी में सिम्टम्स जो है वो कितने दिन तक रहते हैं, वो हमारे पास में मोर देन 1 मंथ रहते हैं। ठीक है, मोर देन 1 मंथ तो जो है वो रहेंगे। अब ये मोर देन 1 मंथ के बाद में जो है वो हमारे पास में और लंबा कितना रह सकते हैं, उसके आधार पे हम जो है वो पीटीएसडी को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरी कौन कौन सी होगी उसको हम ले लेते हैं। पहला आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एक्यूट पीटीएसडी। एक्यूट पीटीएसडी जो है वो हमारे पास में सिम्टम्स 1 महीने से लेके लास्ट 3 महीने तक रहेंगे। ठीक है, 1 महीने से ज्यादा रहेंगे, 1 महीने से ज्यादा तो रहेगा ही रहेगा, तभी तो वो पीटीएसडी कहलाएगा। सिम्टम जो है वो एटलीस्ट लेस देन 3 मंथ रहते हैं, यानी कि 1 महीने से लेके 3 महीने तक जो है वो रहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्यूट पीटीएसडी। सेकंड आ गया हमारे पास में क्रोनिक पीटीएसडी। क्रोनिक पीटीएसडी के सिम्टम जो है वो मोर देन 3 मंथ से भी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, 3 मंथ से ज्यादा टाइम तक रहेंगे, उसको हम रहेंगे क्रोनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। थर्ड आ जाता है डिलेड ऑनसेट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि ये सिम्टम्स जो है वो अपीयर 6 महीने के बाद भी हो जाते हैं, यानी कि 6 महीने बाद भी अगर ऐसी कोई चीज होती है तो भी वो सिम्टम्स अकर हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं। और लास्ट आता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी। कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी दोस्तों लाइफ लॉन्ग रहता है। अगर बचपन में ऐसी कोई घटना हो गई है या ऐसी कोई चीज हो गई है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रॉमा, जैसे मान लीजिए कोई 10-12 साल की कोई लड़की है, ठीक है, और अंधेरे में जैसे जा रही है और किसी जो है वो किसी ने उसको छेड़ दिया या उसके साथ कुछ घटना हो गई है, ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद में उसको लाइफ लॉन्ग वो चीज रहेगी। शाम को जाने से वो जिंदगी भर डरेगी। ठीक है, अगर जाएगी 2 लोग इकट्ठे भी हो जाएंगे तो भी वो डर जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी। ये चाइल्डहुड एब्यूज या कैपेबिलिटी पे जो है वो निर्भर करती है। तो टाइप ऑफ पीटीएसडी की बात करें तो 4 प्रकार की जो है वो हमारे पास में पीटीएसडी है। पहली है एक्यूट पीटीएसडी, जिसमें साइन सिम्टम जो है वो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक रहते हैं। क्रोनिक पीटीएसडी में हमारे पास में सिम्टम्स जो है वो 3 महीने से भी ज्यादा में रहेंगे। डिलेड ऑनसेट में 6 महीने के बाद भी अगर कोई ऐसी कोई चीज आती है तो वो सिम्टम्स अगर आ जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी में अगर चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीज हुई है तो वो सारी चीज हमें जो है वो निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉम्प्लिकेशन। पीटीएसडी के जो है वो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो दोस्तों बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। क्या, पहला आ जाता है हमारे पास में डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर। ऑफ कोर्स अगर मान लीजिए पीटीएसडी हो गया है, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया है तो फिर लाइफ लॉन्ग जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी देखने को मिल सकती है। देन सब्सटेंसेस एब्यूज, ठीक है, लोग उस चीज से बचने के लिए जो है वो नशा करने लग जाते हैं। ठीक है, गुटखा वगैरह या ड्रिंक वगैरह जो है वो अपनी जिंदगी में जो है वो ढाल लेते हैं। देन सुसाइड रिस्क, ठीक है, दोबारा ऐसा कोई इवेंट हुआ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ऐसे कोई फीमेल है उसके साथ ऐसी घटना होगी, अगर दोबारा से ऐसी कोई घटना हो जाएगी तो फिर वो सुसाइड ही कर लेगी, फिर उस चीज से कोप अप नहीं कर पाएगी। देन सोशल आइसोलेशन, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, ठीक है, वो फिर सोसाइटी से बिल्कुल अलग हट जाएगा। ठीक है, न वो किसी से बात करने की कोशिश करेगा न कुछ और करेगा। रिलेशनशिप डिफिकल्टीज मतलब वो किसी से बात नहीं करेगा तो रिलेशनशिप तो अफेक्ट करते हैं, न वो घर वालों से सही तरीके से बात करेगा, न वो अपने भाई बहनों से बात कर पाएगा। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो उसमें भी जो है वो प्रॉब्लम्स आएगी। फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। क्या क्या चीजें, हाइपरटेंशन, अगर दिमाग में कोई चीज बोधरेशन रहेगी या दिमाग में कोई चीज रहेगी तो हाइपरटेंशन हो सकता है। क्रोनिक पेन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखना दोस्तों कि क्रोनिक पेन भी हो सकता है। ठीक है, जीआई इश्यूज, खाना वाना कम करना, ये सब चीजें। स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो हो बिल्कुल भूख नहीं लगती है, फिर उसके बाद अल्सर हो जाएंगे, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों बेसिकली जब मैंने शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन बताया, अगर उसी चीज को जहन में आपने बैठा लिया है तो ये सारी चीजें आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। भाई आपको पता है अगर ऐसी चीजें होगी तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा, एंजाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज, ठीक है, कोई ना कोई दवाइयों का या कोई ड्रग्स का सेवन, सुसाइड रिस्क आ जाएगा, सोशल आइसोलेशन एंड रिलेशनशिप डिफिकल्टी होगा, और फिजिकल प्रॉब्लम आएगी जैसे कि हाइपरटेंशन, क्रोनिक पेन और जीआई इश्यू जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन अगर हमने पीटीएसडी को जो है वो ठीक नहीं किया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस। कैसे जो है वो आप पता लगाओगे कि इस पर्सन को जो है वो
पीटीएसडी है। तो दोस्तों डायग्नोसिस में हमारे पास में वही DSM-5 क्राइटेरिया आता है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। उसमें हमारे पास में जो भी एक्सपोजर हुआ प्लस सिम्टम क्लस्टर प्लस ड्यूरेशन प्लस इम्पेयरमेंट, इन सब का जो है वो हम कॉम्बिनेशन करके जो है वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास में पीटीएसडी है, ठीक है, वो हो गया। तो उसके बाद में हम छोटी मोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि क्या पहले कोई एक्सपोजर हुआ है नहीं, या फिर उसके बाद कौन कौन से सिम्टम्स, जो हमने 4 कैटेगरी के अंदर जो है हमने क्लस्टर डिवाइड किए थे, मूड चेंजेस का, अवॉइडेंस का, ठीक है, हाइपर अराउजल का, तो वो इकट्ठा करेंगे और ड्यूरेशन देखेंगे कि ये चीज़ जो है वो कब से है, और उसके बाद क्या क्या इम्पेयरमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इकट्ठे करके क्लिनिकल इंटरव्यू और हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। ठीक है, और हिस्ट्री टेकिंग करके जो है वो हम फाइनलाइज करेंगे कि उस पर्सन को जो है वो पीटीएसडी है या नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए और टूल भी बहुत सारे हैं। टूल में क्या है, जैसे एक चेकलिस्ट आती है वैसे हमारे पास में टूल आते हैं, जैसे पीटीएसडी चेकलिस्ट होती है जिसको PCL-5 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक आता है CAPS, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर स्केल आता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं CAPS। एंड आता है इम्पैक्ट ऑफ इवेंट स्केल, जो भी इवेंट हुआ है उसका स्केल। कुल मिला के आपको ये नाम अगर याद है उतना ही बहुत है। अभी हम देखेंगे, चेकलिस्ट भी हम देखेंगे, बट डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके लिए क्या होता है, सिंपली होता है, ठीक है, कि इस तरीके से जो है वो एक चेकलिस्ट से हमारे पास में बनी होती है। यहाँ पे सीरियल नंबर आता है, यहाँ पे इवेंट आता है, और उसके बाद में यहाँ पे मार्किंग आती है 5, 4, एग्री, डिसएग्री, इस तरीके से। ठीक है, और उसको हम कैटेगरी करते हैं। जैसे पीटीएसडी चेकलिस्ट में ये आ गया, ये हो गया हमारे पास में पीटीएसडी चेकलिस्ट, और उसमें हम जो है वो देखते हैं कि इसमें सारी चीजें हैं कि ऐसा क्या हुआ था, किस तरीके से, कैसा हुआ था, वो सारी चीजों की जो है वो इंफॉर्मेशन हम जो है वो कलेक्ट करते हैं। CAPS क्लिनिशियन एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर स्केल आता है। ये देखो, ये आ गया हमारे पास में, जैसे ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें भी हम डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसमें फिर हम जो है वो मार्किंग देते हैं। ऐसे आता है इम्पैक्ट ऑफ इवेंट स्केल। ठीक है, उस इवेंट के इवेंट जो हुआ था, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इवेंट स्केल, इसमें क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, देन उसके बाद क्या हुआ था, कितने घंटे से आप सो नहीं रहे हो, सो क्यों नहीं रहे हो, सोने के बाद आपको क्या क्या दिक्कत आती है। तो इस तरीके से हम जो है वो स्केल के माध्यम से जो है वो कलेक्ट करते हैं। कुल मिला के हमारे पास में यही है कि जो भी एक्सपोजर हुआ, जो भी उसके सिम्टम्स थे, कितने ड्यूरेशन से थे, और कितना इम्पेयरमेंट हुआ, उन सबको कॉम्बिनेशन मिला के जो है वो हम पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। एंड उसके बाद क्लिनिकल इंटरव्यू एंड हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, और फिर फाइनलाइज करते हैं कि इसको पीटीएसडी है या नहीं है। उसके लिए कुछ टूल्स भी हैं, जैसे पीटीएसडी चेकलिस्ट, CAPS स्केल एंड इम्पैक्ट ऑफ इवेंट स्केल। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इसके अलावा इसमें डिटेल से नहीं जाना है। नेक्स्ट आता हमारे पास में ट्रीटमेंट। भाई ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ठीक है, किसी को भी जो है वो हमारे पास में पीटीएसडी हो गया तो उसमें हम क्या करेंगे, तो दोस्तों फर्स्ट लाइन ड्रग्स, इवन कोई भी मेंटल इलनेस होता है तो उसमें हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है साइकोथेरेपी। ठीक है, साइकोथेरेपी जो है वो सबसे बेनिफिशियल है, तो साइकोथेरेपी करते हैं। उसके बाद कुछ जो है वो हम मेडिकल ड्रग्स में जा सकते हैं। तो साइकोथेरेपी में आ जाता है दोस्तों पहली चीज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइज नेगेटिव थॉट्स, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या, ये सब चीजें। नेक्स्ट हो जाता है एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी क्या होता है, ग्रेजुअल एक्सपोजर टू ट्रॉमा रिमाइंडर। भाई कहते हैं किसी भी चीज से अगर डर लगता है तो वो चीज कर लीजिए, बार बार कर लीजिए, आपका डर जो है वो खुल जाएगा। तो एक्सपोजर थेरेपी में हम क्या करेंगे, एक्सपोजर थेरेपी में हम उसका एक्सपोजर करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी लेडी ने जो है वो बच्चे की डिलीवरी दी, और डिलीवरी फाइनल स्टेज में आके जैसे ही जो है वो हमारे पास में डिलीवरी होने वाली हुई, बच्चा एक्सपायर कर गया। अब वो फीमेल जो है वो पीटीएसडी में चलेगी, तो उसके बाद हम उसको गायनिक वार्ड में लेके जाएंगे, देन देखेंगे कि ये जो चीज हुई है वो तुम्हारे साथ ही नहीं है, तुम दोबारा से अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करो, दोबारा से ये चीजें हो, वो सारी चीजें हो सकती है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो और आपने किसी जानवर को कटते हुए देख लिया, ठीक है, किसी कसाई की दुकान पे कहीं पे भी देख लिया, आपके दिमाग में वही चीज है। अगर आप वेजिटेरियन हो या कभी आपने ऐसा नहीं देखा तो दिमाग में वही चीज रहेगी। फिर हम बार बार उस गली से लेके जाएंगे तो फिर दिमाग में वो डर खुल जाएगा। उसको हम बोलते हैं एक्सपोजर
थेरेपी। तो जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी ऐसा हुआ है तो उसका हम जो है वो एक्सपोजर करवाते हैं, बताते हैं कि जो चीज हुई सो हुई, वो तो हो गई, लेकिन उसके बाद हम नॉर्मल कैसे लाइफ जी सकते हैं उन सब के बारे में जो है वो करवाते हैं। नेक्स्ट हो गया आई मूवमेंट डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिप्रोसेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि प्रोसेसिंग ट्रॉमा विद ग्रेजुअल आई मूवमेंट। ठीक है, हम कोशिश करते हैं उस चीज को बुलाने के लिए, वो सारी चीजें। देन उसके बाद ग्रुप थेरेपी या सपोर्ट ग्रुप, बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना के सपोर्ट थेरेपी, हंसना बोलना, ये सारी चीजें होती है। और ये सारी की सारी हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर दोस्तों, साइकोथेरेपी के अंदर। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास में साइकोथेरेपी। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट में हम क्या क्या करते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों SSRI होता है, सेरोटोनिन सिक्रेशन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन होती है जिसमें हमारे पास में स्टेरालाइन होता है, प्रोक्सीडिन होता है, फ्लुक्सटीन बहुत सारे लोगों को जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आता है SNRI, इसमें आता है हमारे पास में वेनफ्लेक्सिन देते हैं। देन प्रोजिसोन। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी को बहुत ज्यादा जो है वो नाइट ट्रेमर्स आते हैं, नाइट में दिक्कत आती है, तो हम फिनार्गन एंड फोर्टविन देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में प्रोजिसोन है वो आता है हमारे पास में फोर्टिन के नाम से। तो ये दिया जाता है बेसिकली फॉर नाइटमेयर्स या स्लीप डिस्टर्बेंस, इसके लिए। एंड अदर रिस्पॉन्स में हम क्या देते हैं दोस्तों, मिट्राजिपाइन देते हैं। देन टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं ताकि वो डिप्रेशन या जो है वो हमारे पास में ठीक हो सके। देन लास्ट आता है हमारे पास में बेंजोडाइजिपाम्स। ठीक है, बेंजोडाइजिपाम देते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, क्योंकि अगर लंबे समय तक बेंजोडाइजिपाम आप अगर दोगे तो फिर उसमें हम एडिक्ट हो सकते हैं। इसलिए बेंजोडाइजिपाम का यूज किया जाता है लेकिन लंबे समय तक यूज नहीं किया जाता है। तो ये हमारे पास में कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है जिसके द्वारा हम जो है वो इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइफ स्टाइल एंड सपोर्टिव केयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ स्टाइल एंड सपोर्टिव केयर में हम क्या करते हैं दोस्तों, रिलैक्सिंग टेक्निक हम देंगे। जैसे किसी को बहुत ज्यादा टेंशन होती है तो हम कहते हैं ना कि यार योगा कर लो या मेडिटेशन कर लो या माइंडफुल इवेंट कर लो। ठीक है ना, कुछ ऐसे हंस से बोलने वाली चीजें, कुछ मेडिटेशन ऐसे होती है जो कि हमारे पास में माइंड को रिलैक्स करती है, योगा वगैरह। तो ये हो गया हमारे पास में रिलैक्सिंग टेक्निक। रिलैक्सिंग टेक्निक करते हैं। देन उसके बाद गुड स्लीप हाइजीन, प्रॉपर जो है वो अच्छे तरीके से नींद आए उस तरीके से कार्य करते हैं, यानी कि आराम से एक्सरसाइज करके अच्छे तरीके से टाइम पे खाना खा के सोने की कोशिश करेंगे। अगर स्लीप पैटर्न हमारे पास में अच्छा रहेगा तो हम उस चीज से बहुत जल्दी निकल पाएंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट सिस्टम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर सोशल ग्रुप ज्यादा अच्छा है वो बंदा उतना ही जो है वो कम डिप्रेशन में जाता है। ठीक है, तो सोशल ग्रुप को जो है वो हम सपोर्ट करेंगे। एंड उसके बाद आता है अवॉइड अल्कोहल ड्रग्स एंड कैफीन। ये चीजें थोड़े समय के लिए अच्छी लगती है लेकिन इनका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है या कोई पर्सन किसी चीज में दिक्कत में है फिर वो अल्कोहल का सहारा ले रहा है तो ये चीज जो है वो हमारे पास में सही नहीं है, गलत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में लाइफ स्टाइल एंड सपोर्टिव केयर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब हमारे पास में नर्स का जो है वो क्या रोल हो जाता है। तो नर्स का रोल जो है वो हमारे पास में हर स्टेप पे चलेगा। जैसे पहला आ गया हमारे पास में असेसमेंट। असेसमेंट में एक अगर प्रॉपर असेसमेंट आप अच्छे तरीके से करोगे तो अच्छे तरीके से उसका डायग्नोसिस कर सकते हो, देन अच्छे तरीके से जो है वो ट्रीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप असेसमेंट करोगे और असेसमेंट में आएगा हमारे पास में दोस्तों सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा। ठीक है, यानी कि जो भी ट्रोमा की हिस्ट्री थी उसको कलेक्ट करोगे, जो भी सिम्टम्स थे वो सारी चीजें, सुसाइड रिस्क है या नहीं है, स्लीप पैटर्न कैसा है, वो सारी की हिस्ट्री जो है वो कलेक्ट करोगे। जितनी ज्यादा और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो उतना ही बेनिफिशियल है इसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट आता है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इन द सेंस जैसे कि हॉस्पिटल में कोई आता है तो सबसे ज्यादा और अच्छा रिलेशनशिप जो है वो नर्स के साथ ही बनता है। तो इसलिए अच्छा सा जो है वो IPR बने, बिल्ड ट्रस्ट हो, प्रोवाइड नॉन जजमेंटल सपोर्ट हो। ये बड़ी चीज होती है, नॉन जजमेंटल सपोर्ट होना चाहिए। कभी भी कोई क्लाइंट आपके सामने कोई चीज बता रहा है ना तो उसको ये नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। आप जज नहीं हो, ठीक है, और आपको जजमेंटल डिसीजन भी नहीं देना है। नॉन जजमेंटल सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ ठीक है हो गया बट देखते हैं हम इसको कैसा कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ज्ञान तो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बेकार चीज है अगर किसी को बिना मुफ्त बिना किसी कंडीशन पे दिया गया है तो। नेक्स्ट आता है प्रमोट सेफ्टी। ठीक है, जो क्लाइंट आपके सामने जो भी चीज बता रहा है
ठीक है, उसमें उसको सेफ्टी होनी चाहिए। मान लो किसी क्लाइंट ने या किसी फीमेल ने आपको अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में बताया कि देखो ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, ठीक है, और वो घबरा जाता है, तो उसकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनवायरमेंटल सेफ्टी एज वेल एज जो है वो उसकी सिक्योरिटी। ठीक है, एनवायरमेंटल एज वेल एज उसकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी जो है वो सबसे जरूरी होती है। नेक्स्ट आता है साइको एजुकेशन। ऑफ कोर्स साइको एजुकेशन मस्ट है, उसको उस बारे में बताओगे, उसको पीटीएसडी के बारे में जो है बताओगे, कोपिंग स्किल के बारे में बताओगे, एंड ट्रीटमेंट एडिरेशन कि देखो ये चीज ऐसा होता है, उसमें ऐसी चीजें होती है, और आपको इस तरीके से करोगे तो आप जल्दी से जो है वो ठीक हो सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो आप उसको बताओगे, जो आएगा हमारे पास में साइको एजुकेशन में। नेक्स्ट आता है सपोर्ट इन थेरेपी। भाई जो भी उसकी सपोर्टिव थेरेपी चल रही है, जैसे कि सीबीटी चल रही थी, ठीक है, और जो भी ग्रुप सेशन चल रहे थे उसमें उसको सपोर्ट करोगे, उसके साथ पार्टिसिपेशन करोगे। ठीक है, ताकि उसको लगे कि हम अकेले ही नहीं है, हमारे साथ में कोई ना कोई है। नेक्स्ट मॉनिटर मेडिकेशन, जो वो मेडिकेशन ले रहा है उसको मॉनिटर करोगे। ऐसा नहीं बेंजोडाइजिपाम हमने 5 दिन के लिए शुरू की है और वो लगातार 15 दिन तक भी ले रहा है, तो ये चीज नहीं है। तो जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं उसको मॉनिटर करोगे, उसके साइड इफेक्ट, उसके कंप्लायंस, जो भी चीज की दिक्कत आ रही है वो सारी चीजें जो है वो आप मॉनिटर करोगे। नेक्स्ट आता है एनकरेज सोशल सपोर्ट। उसको एनकरेज करेंगे कि आप बाहर निकलिए, आपस में किसी के साथ बैठिए, घूमिए फिरिए, वो सारी चीजें जो है वो आप करेंगे। यानी कि फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, जो साथ वाले ग्रुप हैं उनके साथ एनकरेज करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप वहाँ पे जाके बैठिए, उनके साथ घुल मिलिए। और ये बहुत ज़रूरी होता है आजकल के टाइम जो है वो। ज़्यादातर सुसाइडल अटैक, लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सोशल ग्रुप नहीं है। पहले के टाइम पे नहीं देखा, गाँव में जो आज भी होता है, हर किसी के साथ, चाचा ताई के साथ खाना खा लिया, पता ही नहीं चलता, मम्मी पापा को पता ही नहीं चलता बच्चे कहाँ पे खाना खा रहे हैं, कहाँ पे सो रहे हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जो है वो इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ में। नेक्स्ट और लास्ट होता है क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन इन द सेंस, कोई भी क्राइसिस आया उसको आप किस तरीके से मैनेज करोगे। मैनेज फ्लैशबैक, पैनिक अटैक, सेल्फ हार्म रिस्क, जो भी है उसको आप किस तरीके से मैनेज करोगे, वो सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ चीजें थी जो कि नर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए, प्रॉपर थेरापेटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, प्रमोट सेफ्टी हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए, साइको एजुकेशन होना चाहिए, उसको सारी चीज़ बताना चाहिए कि ये चीज़ इन कंडीशन में हो सकती है। जो भी वो थेरेपी ले रहा है, सीबीटी ले रहा है, ग्रुप थेरेपी ले रहा है, उसमें उसको सपोर्ट करना है। जो भी वो मेडिकेशन ले रहा है तो उसको असेस करना है कि प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर टाइम पे ले रहा है नहीं। नेक्स्ट एनकरेज सोशल सपोर्ट, ठीक है, उसको जो है वो सोशल सपोर्ट को एनकरेज करेंगे, फैमिली में, आपस में, दोस्तों में, ये सब चीज़ें। और लास्ट क्राइसिस इंटरवेंशन जो है वो करेंगे। तो ये हमारे पास में आ गया दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट या रोल ऑफ द नर्स। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। यानी कि किसी क्लाइंट को अगर पीटीएसडी है तो कितने परसेंटेज चांस ठीक होने के, या कब तक होंगे, या किस तरीके से होंगे, वो सारी चीज आएगी प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस में आता है मेनी पेशेंट इंप्रूव विथ अर्ली ट्रीटमेंट। जितना जल्दी ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे उतना ही जल्दी जो है वो पेशेंट इंप्रूव कर जाते हैं, और बहुत सारे पर्सन जो है वो इंप्रूव भी कर जाते हैं, नो डाउट। एंड क्रोनिक केसेज में परसिस्टेंट फॉर ईयर इफ अनट्रीटेड। अगर ठीक नहीं किया गया है तो क्रोनिक केसेज अगर है, ठीक है, अगर सिम्टम्स 6 महीने से ज्यादा तक रह गए हैं तो फिर वो कई सालों तक जो है वो बने हुए रहते हैं। गुड प्रोग्नोसिस हमें कब मिलेगा, अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा? अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन है, और पॉजिटिव कोपिंग स्किल है। जैसे हम किसी को समझा रहे हैं और वो बंदा बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहा है, हमारी बात को मान भी रहा है, और फिर वो उस तरीके से दोस्तों में या अपने साथियों में इन्वॉल्व भी हो रहा है, ठीक है, बाकी उसके साथी भी उसको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सारी चीजें एक साथ चलेगी तो फिर बहुत जल्दी इस चीज से जो है वो निखरा जा सकता है। आपने देखा होगा अगर कोई टेंशन होती है, अगर दोस्त अच्छे हैं, उसके आसपास के लोग अच्छे हैं, तो वो उस चीज से जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो बाहर निकल सकता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम पे, अर्ली इंटरवेंशन पे, एंड पॉजिटिव कोपिंग स्किल पे जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी प्रोग्नोसिस अच्छा है, अगर आप सही तरीके से करोगे तो बहुत ही अच्छा प्रोग्नोसिस जो है वो निकल के आएगा। अब फटाफट जो है वो हम इसकी समरी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करते हैं। तो समरी में हमारे पास में आएगा दोस्तों, फर्स्ट चीज,
PTSD इज ए साइकेट्रिक डिसऑर्डर। PTSD जो है वो क्या है दोस्तों, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फॉलोइंग बाय ट्रॉमा प्रेजेंटिंग विथ इंस्ट्रेशन अवॉइडेंस नेगेटिव मूड एंड हाइपर अराउजल सिम्टम्स फॉर मोर देन 1 मंथ। यानी कि पीटीएसडी क्या है दोस्तों, पीटीएसडी जो है वो एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है, जो कि किसकी वजह से होता है, कोई भी ट्रॉमा की वजह से या कोई भी इंट्रूजन की वजह से, ठीक है, इनकी वजह से होता है, जिसके अंदर हमारे पास में नेगेटिव मूड चेंज होते हैं, हाइपर अराउजल सिम्टम्स होते हैं, अवॉइडेंस होता है, और ये चीजें मोर देन 1 मंथ से भी ज्यादा रहेगी, फिर हम उसको कहेंगे पीटीएसडी। अगर 1 मंथ से कम रहते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्यूट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम, ठीक है। एंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व बाय साइकोथेरेपी स्पेशली सीबीटी एंड ईएमडीआर, मेडिकेशन, एसएसआरआई, नर्सिंग केयर, सेफ्टी एजुकेशन, सपोर्ट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसका जो मैनेजमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों, ये डिपेंड करता है हमारे पास में सबसे अहम चीज साइकोथेरेपी पे। इसमें हमारे पास में सबसे मेन चीज सीबीटी, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एंड ईएमडीआर, इस पे डिपेंड करता है। मेडिकेशन के रूप में हम एसएसआरआई देते हैं। नर्सिंग केयर में हम जो है वो हमारे पास में केयर किसके ऊपर डिपेंड होती है, सेफ्टी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर एंड सपोर्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड होती है। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे सपोर्ट ग्रुप में, दोस्तों के साथ, ये सब चीजें करके जो है वो इसका जितना जल्दी ठीक है उतना जल्दी हम जो है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, बल्कि डे टू डे लाइफ में आपको पता ही है कि हमारे साथ में या हमारे फैमिली मेंबर, हमारे छोटे भाई बहन भी ऐसी चीज़ों से सफ़र कर सकते हैं। तो हम उसको किस तरीके से ट्रीट करें, किस तरीके से उस चीज़ को उसको उभारें, और किस तरीके से जो है वो उसको अच्छे तरीके से जो है वो ठीक करने की कोशिश करें, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को हम जो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी कल सुबह 7 बजे नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। जो टॉपिक आपको कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलता वो हमने पढ़ाया है, और वो टॉपिक आपको कैसा लगा उसके बारे में 2 शब्द जरूर कहिएगा। इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।